हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 19 बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। तो ये चैप्टर तो हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं अपने वीडियो सीरीज में, ये चैप्टर हमारा हो गया है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानते हैं और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे और जो भी डिफिकल्टी आएगा वहीं पर सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा बेसिक समझते हैं इसके बारे में, बस और कुछ नहीं। देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है ये है आपका सेलर और यहां पर मान लो ये आपका बायर। अब सेलर जो है वो सामान बेचता है आपको यानी बायर। और कैसे बेचता है? अगर कैश में बेच दिया तो फिर इस चैप्टर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए क्या है आपका यहाँ पर कि जो सेलर है वो बिजनेस में इस बात की मजबूरी है बोलो कि उधार में भी सामान को खरीदना और बेचना पड़ता है। यानी कोई ना कोई जो है उधार में सामान बेच रहा है और कोई ना कोई उधार में सामान खरीद रहा है। एट ए टाइम किसी के पास कैश नहीं अवेलेबल है तो क्या कोई सामान बेचेगा नहीं या कोई सामान खरीदेगा नहीं? ठीक है, सामान मान लो कि सेलर ने बायर को दिया, अब बायर के पास एट ए टाइम कैश नहीं रहेगा तो इसकी भी बेचना मजबूरी है कि ठीक है, सो आपको हम सामान अभी उधार में यानी क्रेडिट सेल करते हैं, आपको बाद में पैसा दे देगा, ये बात होता है। अब अगर ऐसा करने लगे नहीं कैश दोगे तभी बेचेंगे तो ये बोलेगा मेरे पास कैश है नहीं, तो फिर सामान इसका बिकेगा कैसे? है, इसलिए बिजनेस में इस बात की मजबूरी है कि सामान को कैश में बेचा जाता है, सॉरी उधार में बेचा जाता है और सामान को खरीदना उधार में भी। एक तरह से बोलो कि बिजनेस में ये सब कुछ होता है, एट ए टाइम किसी के पास कैश होता नहीं है। अगर मान लो सेलर ने बायर को 10,000 रुपए का सामान जो है कैश में बेच दिया, तो कैश में बेचा मतलब सेलर ने गुड्स दिया इसे और इसने कैश दे दिया, तो फिर इस चैप्टर की जरूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि कोई उधार का ट्रांजेक्शन नहीं है। लेकिन अब क्या किया कि सेलर ने बायर को यहाँ पर क्रेडिट में बेचा सामान और ये बन गया बिजनेस के लिए डेटर। ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कौन है? डेटर, क्योंकि नियर फ्यूचर में ये पैसा देगा सेलर को। अगर ये डेटर है तो सेलर कौन है? क्रेडिटर। ये कौन है? क्रेडिटर है और वो डेटर यानी बायर है वो डेटर है, सेलर है यानी वो क्रेडिटर है। अब क्या हुआ कि सेलर जब एक ही लोग को तो उधार में सामान बेचता नहीं है, ये बहुत सारे लोग को उधार में सामान बेचता है, तो डेटर जो है वो कभी कभी होता है कि पैसा लेकर के भाग जाते हैं, पैसा डूब जाता है, बैड डेट होता है, तो सेलर को बहुत टेंशन होता है ना। हमेशा वो एकदम हैरान परेशान रहता है कि मेरा पैसा कोई लेके भाग ना जाए, मेरा पैसा कोई लेकर के भाग ना जाए। ये हमेशा इसके दिमाग में टेंशन बना होता है, एक बोझ होता है इसके सर पे, कोई मेरे को समय पे पैसा नहीं दे रहा है कोई, या फिर मेरे को जो है वो पैसा कहीं लेकर के भाग ना जाए। आप अगर खुद बैठोगे, अगर आप खुद कोई दुकान में बैठते हो या अगर आप सेलर हो, सामान बेचते हो, तो आपको खुद ये बात समझ में आता है कि अगर आपने किसी को सामान उधार में बेचा तो एक तो वो टाइम पे पैसा देंगे नहीं, पहला बात होता है, और टाइम पर नहीं देंगे, दूसरा होता है कि कभी दे भी ना, लेकर के भाग जाए पैसा, बैड डेट हो जाए, लॉस हो जाए, बिजनेस में डूब जाए, तो इस भरोसे आप बिजनेस को चला नहीं सकते। मजबूरी है बेचना आपको उधार में, लेकिन सामने वाला को ये हम एकदम कंफर्म करें ये हमको पैसा दे ही दे, इस बात को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। इस बात को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि सामने वाला हमको पैसा दे दे। तो फिर आपका बोला कि नहीं ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि सामने वाला पैसा लेकर भागता है या समय पे पैसा नहीं देता है, डेटर को भी पैसा नहीं दिया, पैसा डूब गया, तो सेलर ये चाहता है हमेशा कि हम हमेशा श्योर रहे कि मेरे को पैसा आ जाए और इस डेट को पैसा आ जाए। ठीक है, हम उधार बेचे लेकिन हमको ये कंफर्मेशन चाहिए कि इस डेट को मेरे को इतना पैसा रिसीव हो जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ पर फिर बना आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर, या इसको बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट, दोनों के मतलब को भी हम समझेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या किया सेलर कि सेलर जो है एक बिल तैयार करता है जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इस बिल पर सारी चीज लिखा हुआ रहता है
कि कितने समय में बायर, अच्छा ये डेटर, ये कौन है, डेटर है, और इसने इस बिल पर साइन करता है जिसे हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये क्या होगा, ये पेपर जो कि गवर्नमेंट का स्टैम्प होता है और ये एक लीगल पेपर होता है ना, ये एक लीगल पेपर होता है। और इस बिल के थ्रू ये डेटर पैसा किसको पे करता है, सेलर को। तो इसमें सब कुछ लिखा आता है कि कितने दिन के बाद या कितने मंथ के बाद जो 10,000 रुपया है कंफर्म, वो किस डेट को पे करना है इस बिल के थ्रू। अगर ये डेटर या बायर इस बिल पर साइन कर दिया, यानी इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया अपना साइन करके, और सेलर भी क्या करता है, इस पर अपना साइन करता है, दोनों इस पेपर पे साइन करते हैं जिसे कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब ये साइन कर दिया मतलब डेटर ने इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। किसको एक्सेप्ट कर लिया, बिल को एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट कर लिया और उसमें टाइम भी रहेगा कि आफ्टर 3 मंथ्स इस बिल का पेमेंट मैं सेलर को कर दूंगा। ये सब कुछ इस बिल पर बातें लिखी होती है कि कितने समय में पेमेंट वगैरह करना है, सब कुछ लिखा होता है। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है आपका। कल को अगर 2 महीने या 3 महीने जो भी डेट लिखा होगा इस बिल पे, अगर इस बिल का पैसा देने से मना करता है डेटर यानी बायर, तो सेलर इस पे एक्शन ले सकता है और कोर्ट केस करके इस बिल का पैसा रिकवर कर सकता है आराम से। और अगर सेलर को में मतलब इस प्रोसेस में अगर मानो कि डेटर पैसा देने से मना करता है, किस डेट को, ड्यू डेट को या मैच्योरिटी डेट को, यानी इस बिल को जिस दिन कैश में कन्वर्ट होना है उस वो दिन कहलाता है आपका या तो ड्यू डेट या मैच्योरिटी डेट। उस डेट को अगर बायर यानी डेटर सेलर को पैसा देने से इस बिल का मना करता है, तो इस बिल के थ्रू जो कि ओरिजिनल कॉपी इसी के पास होता है, ये बिल पे साइन करके किसको दे देता है, सेलर को। तो ये क्या करता है कि ये इस पे लीगल एक्शन ले सकता है। ये प्रॉमिसरी जो आपका नोटरी पब्लिक जो कोर्ट के बाहर बैठता है उसके पास जाएगा सेलर, उसको सामने में नोटरी पब्लिक के सामने में पैसा मांगेगा, और पैसा अगर ये नहीं देता है तो नोटरी पब्लिक को जो पैसा पहले सेलर ने पे किया है, बाद में अल्टीमेटली बिल के साथ नोटरी पब्लिक का जो खर्चा है जो पहले सेलर ने दिया था वो अल्टीमेटली बायर को भरना पड़ेगा। मतलब इसने इस प्रोसेस को करने में जितना पैसा खर्चा होगा अल्टीमेटली वो इसको देना पड़ेगा, क्योंकि गलती इसकी है, मैच्योरिटी डेट के दिन इसने पैसा नहीं दिया। तो क्या डिफरेंस है, एक डेटर में और ये बिल में कोई डिफरेंस नहीं है। ये आपका डेटर है जो कि पैसा लेके भाग सकता है, इसने साइन कर दिया है तो यही कहलाएगा आपका बिल्स रिसीवेबल। किसके लिए बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा, क्योंकि इस बिल का पैसा अब इसको रिसीव होना है। तो ये कुछ नहीं है, ये आपका डेटर ही है, लेकिन डेटर ने बिल पे साइन कर दिया, अब ये डेटर कहीं भाग नहीं सकता है, तो इसी को कहते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल किसके लिए, तो इसके लिए, क्योंकि इस बिल का पैसा रिसीव होना है इसको। ठीक है, बात समझ आया। तो बिल्स रिसीवेबल हो या फिर डेटर हो, दोनों करंट एसेट की कैटेगरी में आता है। डिफरेंस क्या, अब ये डेटर जो कि इस बिल पर साइन कर दिया है भाग नहीं सकता है, तो ये बिल्कुल सुनिश्चित करता है सेलर के लिए कि एक निश्चित डेट में इसको कैश रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब हो गया कि ये बिल जो है, ये जो बिल है एक दूसरे में एक्सचेंज किया गया। इसका ओरिजिनल कॉपी इसके पास है, बाकी एक कॉपी ये चाहे तो रख सकता है अपना, एक कॉपी इसके पास होता है, ओरिजिनल कॉपी इसके पास होता है, दे देता है बिल को साइन करके। तो ये जो आपका है ये बिल है जिसने क्या किया, एक दूसरे ने एक्सचेंज किया और इसके थ्रू जो है सामान खरीदा या बेचा जाता है। ठीक है ना, तो इसके थ्रू ये निश्चित किया गया कि सेलर को पैसा मिल जाएगा, बस। ठीक है, ये बिल सेलर को रिसीव होना है इसलिए बिल्स रिसीवेबल, और इस बिल का पैसा बायर को देना है तो इसके लिए यही बिल कहलाएगा बिल्स पेएबल। देखिए, ये बिल का पैसा इसको रिसीव होगा तो इसके लिए बिल्स रिसीवेबल, और ये बिल क्योंकि इसको पे करना है तो ये कहेगा बिल्स पेएबल। ठीक है, ये कहेगा बिल्स पेएबल। अब एंट्री क्या बनता है, तो मान लो 2 एंट्री है, 2 एंट्री से पहले बनाते हैं कितने पार्टीज होते हैं वो पहले बता देते हैं। कितने पार्टीज होते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो बनाता है वो बनाने वाला सेलर है, और सेलर को क्या बोलते हैं हम यहाँ पे
ड्रॉअर बोलते हैं, यानी जिसने बिल को ड्रॉ किया। ड्रॉ कौन करता है? सेलर करता है। इसलिए ड्रॉवर कौन होता है? सेलर। सेलर यानी ड्रॉवर, जिसने बिल को ड्रॉ किया। दूसरा, एक पार्टी तो ड्रॉअर यानी सेलर हो गया। दूसरा पार्टी कौन होता है? जिसके ऊपर बिल को ड्रॉ किया गया। किसके ऊपर बिल को ड्रॉ किया? ड्रॉअर ने ड्रॉइंग के ऊपर किया। तो जो एक्सेप्टर होता है यानी जो डेटर होता है यानी जो बायर होता है वो कहलाता है ड्रॉइंग, यानी ये हो गया बायर या बोलिए डेटर, है ना, बायर हो गया, ये डेटर हो गया, ये क्रेडिटर हो गया। ठीक। अब इस बिल का पैसा किसको पे करना है? वो थर्ड पार्टी होता है पे। थर्ड पार्टी इसमें कौन होता है? पे। अब पे कोई हो सकता है। मान लो इस बिल का पैसा किसको पे किया गया? तो इस बिल का पैसा एस को पे करना है। तो पे कौन हो गया? ड्रॉअर हो गया, यानी आपका ड्रॉअर भी यहां पर पे हो सकता है। या अगर मान लो सेलर ने कहा कि इस बिल का पैसा जो है किसी और को पे कर देना, मान लो कि सी को पे करना, तो यहाँ पे पे किसको हो गया? पे यहाँ पर सी हो गया। जिसको पैसा पे करना वो पे। तो ड्रॉअर और पे एक हो सकता है, क्योंकि ड्रॉअर ने बिल को ड्रॉ किया तो ये हो गया आपका ड्रॉअर, ये हो गया आपका ड्रॉइंग, और अगर पैसा इसको पे किया गया तो ये हो गया आपका पे, या अगर इसको पे किया गया तो ये हो गया पे। ठीक है। तो क्या सकते आपका क्या है? तीन पार्टी होता है बिल्स ऑफ एसेट में, एक ड्रॉअर, एक ड्रॉइंग और एक पे। बात समझ रहे हैं? ठीक है। इसके बाद बिल को जिसने ड्रॉ किया वो हो गया ड्रॉअर, ड्रॉइंग, और जिसको भी पे किया गया, चाहे इसको पे किया गया, तो ड्रॉअर जो है वो पे हो सकता है, दोनों पर्सन हो सकता है। अगर इस बिल को मान लो ये कहलाया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अगर इस बिल को ड्रॉ किया, किसने ड्रॉ किया? बायर ने, डेटर ने, तो यही बिल कहलाता है आपका प्रॉमिसरी नोट। यानी ये क्या कर रहा है? इसको प्रॉमिस कर रहा है कि इतने डेट के बाद जो है हम ये बिल का पैसा दे देंगे। तो इसमें जो साइन करेगा वो सिर्फ अपना बायर जो है इसके पे साइन करेगा, जो ड्रॉअर है उसको साइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बात? तो अगर ड्रॉअर मतलब सॉरी, अगर पे यानी कहे कि यहाँ पर बायर अगर इस बिल को ड्रॉ करता है तो वो कहलाता है आपका मेकर। प्रॉमिसरी नोट के केस में देखिएगा, अगर प्रॉमिसरी नोट ये बिल ड्रॉ करता है अगर बायर, तो ये कहलाएगा प्रॉमिसरी नोट, और कोई डिफरेंस नहीं है। प्रॉमिसरी नोट कहलाएगा। तो प्रॉमिसरी नोट में कितने पार्टी होते हैं? एक होता है आपका मेकर और दूसरा होता है पे। एक होता है मेकर और एक होता है पे। दो पार्टी जो है आपका प्रॉमिसरी नोट में होते हैं। बोलिए कितना दूर तक आपको क्लियर हुआ? क्लियर क्या हुआ? ये सारी बातें मेरी पहले भी बताई हुई है, तो चलिए। ठीक है। तो दो पार्टी क्या पूछेगा कि प्रॉमिसरी नोट में कितने पार्टी होते हैं? तो मेकर और पे। इसमें सिर्फ साइन होता है बायर का, यानी जो मेकर मेक वन किया है बायर, तो बायर का यानी बोलिए मेकर का साइन हुआ है। किसको पे करना है? तो इसको, है ना, इसको मतलब जिसको भी पे करना वो पे कहलाएगा। यहाँ पर इसके ऊपर ड्रॉ नहीं किया गया है, बल्कि क्या किया गया है? इसको प्रॉमिस किया गया है ना। तो इसलिए यहाँ पर आपका दो ही पार्टी है, एक हो गया मेकर यानी बनाने वाला, और एक हो गया आपका पे, जिसको पे करना है। यहाँ पर बिल्स ऑफ एसेट क्या हो गया? ड्रॉवर, जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया ड्रॉइंग, और जिसको पे करना है पॉलिसी को पे करना है, तो ये पे भी हो सकता है। ठीक है बात? तो ये हो गया बात। बेसिकली अगर बोला कि चैप्टर क्यों बनाया गया, तो भाई उधार में सामान बेचना है और सेलर ये सिक्योर रहे कि हमको पेमेंट टाइम पे मिल जाएगा, इसीलिए एक चैप्टर भी बनाया गया है, और कोई इसका रीजन नहीं। अब ये बहुत जरूरी है चैप्टर को पढ़ना भी और जानना भी।
तो फिलहाल इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, बाकी जो आपका क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा वहां पे हम आपको बताएंगे। बहुत सारा इसमें केस होता है, जैसे इस बिल को जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो किसी को इंडोर्समेंट का केस होता है, बैंक से आप इसको डिस्काउंट करा सकते हैं, अलग अलग केस है। जैसा जैसा आपका ऑब्जेक्टिव में आता जाएगा वैसे वैसे हम आपको बताते चले जाएंगे। ये बिल जो होता है कैसा होता है ये भी जान लीजिएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या चाहे आपका प्रॉमिसरी नोट है, वो आपका अनकंडीशनल होता है, इसमें कोई कंडीशन नहीं होता है कि बिल का पैसा, इसमें एक डेट, निश्चित डेट जिसको हम मैच्योरिटी डेट कहते हैं, उस डेट को इस पैसे को पे करना है। इसमें ऐसा नहीं होता है कि एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके वो हम इस बिल का पैसा आपको दे देंगे। एज सुन एज मतलब आप कंडीशन लगा रहे हो, कंडीशन नहीं होना चाहिए। ये बिल जो है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, लेकिन मगर पर किंतु परंतु कुछ नहीं होना चाहिए। इस डेट को पैसा देंगे तो इस डेट को पैसा देंगे, ये बात एकदम श्योर होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कहां प्रॉब्लम आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। सिंपल एक सिर्फ हम जर्नल एंट्री आपको बता देते हैं, सिंपल जर्नल एंट्री, जैसे बुक्स ऑफ ड्रॉवर, ड्रॉवर, ड्रॉवर कौन, सेलर लिख देते हैं शुरुआत में, और बुक्स ऑफ ड्रॉइंग यानी बायर, या फिर इसको आप बोल सकते हैं क्रेडिटर, सेलर या क्रेडिटर, और इसको बोल सकते हैं डेटर। ठीक है, चलिए ये सामान क्या करेगा, बायर को बेचेगा। तो ये एंट्री क्या बनाएगा वो देखिएगा। ये एंट्री बनाएगा सेल किया तो किसको बेचा, यहां पर नाम दे देते हैं, मान लो कि बायर का, बायर को हम बोलते हैं बी और सेलर को बोलते हैं एस। तो किसको सामान बेचा गया, बी टू सेल्स अकाउंट, इसने सामान बेचा, सपोज मानते हैं 10,000 रुपए का सामान बेचा। ठीक, तो ये क्या किया, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में इसने सामान परचेज किया। किससे परचेज किया, किसने बेचा, तो इसने बेचा बी को, तो डेबिट द रिसीवर टू सेल्स अकाउंट। इसने खरीदा तो ये एंट्री बनाएगा पहला आपका सेम एंट्री, सेम डेट को। ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा इसने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा, सेलर से, तो एस कितने का, इसने बेचा 10,000, तो इसने खरीदा कितने का, सेम ही होगा 10,000। ठीक, ये पहला एंट्री, पहले तो ये बेचा और ये खरीदा, ये एंट्री बनेगा। अब बिल ड्रॉ का एंट्री बनेगा। बिल ड्रॉ होगा तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इसके लिए एसेट होगा क्योंकि डेबिट करेगा, एसेट हमेशा डेबिट साइड में होता है। तो ये बिल बनाया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और बिल का पैसा किसको पे करना है, गिवर कौन है आपका, बायर यानी बी। अच्छा, ये बिल का पैसा किसको पे करना है, रिसीवर कौन होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे होगा सेलर एस, दूसरा नंबर। और ये बिल जो इसके एसेट है, ये बिल इसके लिए क्या होगा, लायबिलिटी होगा, तो लायबिलिटी का साइड क्रेडिट होता है, इसलिए बिल्स पेबल क्रेडिट होते हैं, है ना। ये बिल ड्रॉ हो गया, यहाँ पे सामान सेल हुआ, यहाँ पे बिल ड्रॉ किया गया। कितने का बिल है, 10,000 का, और यहाँ भी बिल जो है 10,000 का। इस दोनों में क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं, दोनों बिल सेम ही है। इसके लिए एसेट है तो बिल्स रिसीवेबल, इसको देना है, पे करना है तो बिल्स पेबल। ठीक है, कौन देने वाला है इस बिल का पैसा, गिवर कौन है, तो आपका ड्रॉई यानी बायर, तो बी, और किसको देना है, तो सेलर को यानी एस। हो गया। अब मैच्योरिटी डेट के दिन बिल का पैसा रिसीव होगा तो इसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपया से, और बिल चला जाएगा, एसेट कम हो जाएगा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट 10,000 से। एक एसेट बढ़ा, बैंक अकाउंट डेबिट, एक एसेट घटा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट, तो इसके अकाउंट में पैसा आ गया, खत्म हो गया। ये एंट्री क्या करेगा, ये एंट्री करेगा इसका लायबिलिटी खत्म, तो बिल्स पेबल अकाउंट, ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी खत्म तो डेबिट कर देगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और इसके बैंक से पैसा चला जाएगा, बैंक अकाउंट क्रेडिट कर देगा 10,000। बस ये एंट्री बनेगा, है ना।
अब अलग अलग केस में अलग अलग एंट्री बनेगा। बोलिए, बेसिक एंट्री आपका शुरुआत में यही होता है। देखिए इसको एक बार, अब बिल रखना किसके पास है, किसके पास बिल होता है, ड्रॉअर के पास यानी सेलर के पास। और अभी इस केस में कैसे पैसा किसको पे किया गया, ड्रॉअर को ही पैसा भी पे किया गया है ना। किसने पे किया, ड्रॉअर ने ड्रॉअर को दिया, तो ये अभी ड्रॉअर भी है और पे भी है, और ये तो ड्रॉइंग है आपका। ठीक है, चलिए आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 who draws the bill is called, जिसने बिल को ड्रॉ किया वो कौन करता है, बिल को जो ड्रॉ करता है वो कौन होता है, क्या कहलाता है, ए ड्रॉअर, बी ड्रॉइंग, सी पे और डी नन ऑफ दीज। जो बेसिक है, पहले आपका बेसिक क्वेश्चन है, फिर आपका क्वेश्चन को आगे बताएगा या कहेगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आगे आपका पहले बेसिक पूछेगा और फिर चैप्टर के अंदर से आपका सवाल रहेगा। तो ये तो पहला बेसिक है आपका, इसका आपको आंसर करना है कि जो बिल ड्रॉ करता है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए उसको क्या कहते हैं, समझिएगा, ये सेलर है, ये बायर है, समझा दिए ना कभी। तो जो बिल ड्रॉ करता है उसको बोलते हैं ड्रॉवर, जिसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है वो कहलाता है ड्रॉइंग, है ना, और जिसको पेमेंट होता है वो कहलाता है पे। तो जो बिल ड्रॉ करता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉवर। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉवर, जिसको हम सेलर भी बोलते हैं, याद रखिएगा, या फिर इसको हम एक क्रेडिटर भी है, क्योंकि ये उधार में बेचा है, ये क्रेडिटर है ना, ये आपका पैसा जो है लेने के लिए बैठा हुआ, लेन क्रेडिटर है वो, देने के लिए, देनदार है वो डेटर है। चलो, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया ड्रॉवर। बिल जिसने ड्रॉ किया, तो जिसने ड्रॉ किया वो ड्रॉवर, जिसके ऊपर ड्रॉ किया गया ये होता है ड्रॉइंग। ठीक है, और पैसा जिसको पे करना होता है, जो भी पैसा पे करना होता है, जिसको भी करना होता है वो करता है आपका पे, है ना। क्या ड्रॉवर और पे ही एक हो सकता है, हाँ हो सकता है। दूसरा acceptor of the bill is called, जिसने बिल को एक्सेप्ट किया, ए ड्रॉ, बी ड्रॉइंग, सी पे और डी है none of these। एक्सेप्टर ऑफ द बिल कैसे समझाते हैं, ये हो गया सेलर यानी ड्रॉ,
और ये हो गया बायर यानी ड्रॉर, ये हो गया ड्रॉ, ये हो गया ड्रॉई, जिसको भी पे करना है यानी ड्रॉर जो है पे हो सकता है, ये है बिल। और एक्सेप्टर कौन है, इसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया, तो ये हो गया ड्रॉर, ये हो गया ड्रॉई, ये हो गया ड्रॉर। अब एक्सेप्टर ऑफ द, इसने बिल को एक्सेप्ट किया, अब ये इसके ऊपर ड्रॉ कर दिया, तो ये एक्सेप्टर थोड़ी हो गया, कब हुआ, जब ये अपना साइन करेगा तो ये बिल को एक्सेप्ट करेगा। यानी जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है उस पर ड्रॉर का यानी सेलर का भी साइन होता है और बायर का भी साइन होता है। जब तक ये बिल पर साइन नहीं करेगा तब तक ये एक्सेप्टर कैसे होगा, तो यानी ये बिल को एक्सेप्ट करता है। ऐसा थोड़ी कि उधार में सामान खरीद लिया है ये और बोलेगा कि हम साइन नहीं करेंगे, है ना, ऐसा नहीं होता, तो इसको साइन करना पड़ेगा इस पर, तो ये बिल को एक्सेप्ट कर दिया, तो बोलता है कि एक्सेप्टर यानी बी कैसे एक्सेप्ट किया, साइन करके बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, तो ये आपका एक्सेप्टर ऑफ द बिल जो है वो कहलाएगा ड्रॉइंग, इसी ने साइन किया है ना, तो ये तो ड्रॉइंग है, यहाँ पे ड्रॉइंग होगा ऑप्शन बी। ड्रॉवर तो जो ड्रॉ करता है वो होता है, जिसको पे किया जाता है वो पे ही होता है, एक्सेप्टर जो होता है वो बायर होता है। बायर भी यहाँ पे लिख सकता है, मान लीजिए बायर लिख दिया, यहाँ पे और भी कुछ लिख सकता है, या तो बायर लिख दिया या तो फिर यहाँ पे डेटर लिख दिया, तब क्या करोगे, तो डेटर भी ये डेटर है तो यहाँ पे डेटर हो जाएगा, ठीक है, या फिर ड्रॉई, तो यहाँ पे ड्रॉई किया तो ड्रॉ में करेंगे टिक, बोलिए आया बात समझ। तो आज जो है मैंने आपको बेसिक बता दिया है और क्वेश्चन नंबर 1 2 अभी मैंने किया। इस चैप्टर में आपको ध्यान ये रखना है कि देखिए कोई भी चैप्टर आपका होता है उसमें हमेशा डेबिट क्रेडिट पे ही ध्यान है कि कौन से किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये आपका जैसे जैसे टॉपिक वाइज आता जाएगा वैसे वैसे ध्यान ये इसमें चैप्टर में रखना है कि किसने सामान किसको बेचा, किसने परचेस किया, कौन बिल को इंडोर्स करता है, कौन बिल को एक्सेप्ट करता है, ये सब चीज, कब मैच्योरिटी पीरियड है, मैच्योरिटी पीरियड में किसको पैसा पे करना है, कौन पैसा रिसीव करेगा, किसकी जिम्मेदारी है पैसे पे करने की, ये सब कुछ जो है बेसिक है इस चैप्टर में और इसी से सारा क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये चैप्टर जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ये आपका आएगा, ये चलता है जितना भी आपका प्रॉमिसरी नोट है या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत सब कुछ आता है, चेक वगैरह जितना भी है वो सब आपका एक तरीके से वो यंत्र है, वो पेपर है जिसके थ्रू हम नेगोशिएट करते हैं, एक दूसरे से लेन देन करते हैं, इसीलिए वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर ये सब कुछ आता है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 2 ही आज हम रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 से जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतने ही बच्चों, थैंक यू।